समर वेकेशंस की सुबह की अलग ही बात होती है। ना सुबह अर्ली मॉर्निंग टिफिन बनाने की जल्दी, ना स्कूल बस की आवाज़, घर में एक अजीब सी शांति। ऐसा लगता है कि जैसे वक्त भी थम गया हो। एटलीस्ट अर्ली मॉर्निंग तो ऐसा ही लगता है। आज की सुबह भी कुछ ऐसी ही है। बच्चे अभी तक सो रहे हैं और मैंने भी अपने काम लेट ही शुरू किए थे। वैसे नींद तो अपने टाइम पे ही खुल जाती है, करीबन 4:30 से 5 बजे के बीच में, जो फिक्स्ड रूटीन है उठने का। क्योंकि वेकेशंस के टाइम चल रहे हैं तो दिमाग एकदम काम रहता है, पता है कि सुबह की कोई भागा दौड़ी नहीं है, घड़ी को बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हम भी अपने दिन की शुरुआत सुकून के साथ कर सकते हैं। क्योंकि थोड़ा सा काम लेट भी शुरू हुआ तो भी कोई हर्ज नहीं है, इसलिए धीरे 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 फिर दिन की शुरुआत होती है और उसके बाद एक के बाद एक सारे काम होने लग जाते हैं, दिन अपनी रफ्तार पकड़ने लग जाता है। एक काम खत्म नहीं होता कि दूसरा सर पे आ जाता है। तो आज एक ऐसा ही सुकून भरा दिन है। समर वेकेशंस बच्चों के ऑन हैं और मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ कुछ ग्लिम्सेस अपने आज के दिन के। करीबन 9:30-10 के बीच में हमारा दूध आ जाता है घर पे। मैं फ्रेश डेयरी मिल्क लेती हूँ, पैकेट वाला दूध नहीं लेती हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था, इसलिए सोचा बता दूँ। तो दूध यहाँ पे मेरा उबल गया था और अब मैं तैयारी कर रही थी लंच बनाने की। लंच में आज मैं बनाने वाली हूँ मखनी मशरूम्स। वैसे तो मेरे घर में बच्चे थोड़े मशरूम कम ही प्रेफ़र करते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपना बताया था कि मैं बच्चों को चॉइसेस कम ही देती हूँ। खाने में मैं कोशिश करती हूँ कि उनको हर चीज़ दूँ खाने के लिए। अगर वो थोड़ा-सा नाक मुँह सिकोड़ते भी हैं, तो भी मैं यही कोशिश करती हूँ कि एक ही सब्ज़ी बनाऊँ, वो उन्हें खानी ही खानी है। इस तरीके से उनको खाने की भी हर चीज़ आदत पड़ती है और दूसरा हमारे लिए भी थोड़ा काम कम हो जाता है, क्योंकि अगर हम हर एक की पसंद का बनाते फिरेंगे, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। हम किचन के काम से कभी फ्री ही नहीं हो पाते। प्लस अगर आदतों की बात करूँ, अच्छी आदतें बच्चों में इनकलकेट करना ये ना सिर्फ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बल्कि ड्यूटी भी। और जितना हम इसे छोटी उम्र में इम्प्लीमेंट कर देंगे उतना ही अच्छा है। उतना ही उन्हें पैम्पर करें कि वो बिगड़े नहीं। हाँ, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करती हूँ कि जितनी आसानी से मैं ये कह पा रही हूँ, उतना आसान नहीं होता इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना। और स्पेशली अगर आप अपने इन-लॉज़ के साथ रहते हैं या फिर दादा-दादी, नाना-नानी, इन सब के बीच में बच्चा पलता है तो बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं, लेकिन इस तरीके की चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में मदर्स को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। इन सब डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद मैं स्टिल इस बात पे ही एडमेंट रहूँगी और इंसिस्ट करूँगी कि बच्चों में जितना हो सके छोटी उम्र में ही अच्छी आदतें इनकलकेट कीजिए, ताकि वो अपनी ज़िद ना पकड़ें। वैसे हो सकता है ये थॉट काफ़ी डिबेटेबल हो, बहुत सारे लोग इससे डिसएग्री करेंगे और बहुत सारे लोग इससे एग्री भी कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ। लेट मी नो हाउ यू थिंक इन द कमेंट्स बिलो। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले हमारे यहाँ पुणे में बिल्कुल भी गर्मी नहीं हुआ करती थी। एक टाइम था जब मौसम हमेशा हर समय प्लेजेंट हुआ करता था और मई वगैरह के टाइम तक तो बारिशें भी शुरू हो जाती थी। लेकिन इस समय 45 डिग्रीज़ टेम्परेचर रोज़ होना बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गया है। लगातार किचन में 2 से 3 घंटे क्या, 1 घंटा भी लग के खड़ा होना बड़ा मुश्किल है। तो मी टाइम मिले ना मिले, लेकिन किचन से हर थोड़ी-थोड़ी देर में एक एग्ज़िट मारना ज़रूरी हो जाता है, ताकि पंखे की हवा ज़रूर मिल जाए। आपके साथ एक और राज़ की बात शेयर करती हूँ। जब भी ऐसा होता है कि मैं कोई ऐसी चीज़ बनाती हूँ जो कि बच्चों को नहीं पसंद है या फिर एक की पसंद का होता है, दूसरा उसे लाइक नहीं करता खाना, तो मैं थोड़ी-सी रिश्वत उन लोगों को दे देती हूँ। जैसे आज मैं उनके लिए बना रही हूँ उनका फ़ेवरेट मैंगो केक। वैसे तो बहुत टाइम हो गया था और वो लोग बोल रहे थे कि मम्मा आपने बहुत टाइम से केक नहीं बनाया, तो सोचा आज इसी बहाने केक बना देती हूँ। तो खाना खाने के टाइम पे थोड़े तो टैंट्रम्स वो दिखाने वाले हैं, लेकिन मैं उनको उनका फ़ेवरेट केक उसके बाद दे दूँगी, जिस वजह से वो जल्दी-जल्दी खाना ख़त्म कर लेंगे। तो आप भी ये ट्रिक आज़मा सकते हैं।
जैसे जो चीज़ वो नहीं खाते हैं उनको खाने के लिए बोलिए और बोलिए कि उसके बाद आप उन्हें आइसक्रीम खाने को दे देंगे, या फिर उनका फेवरेट गेम टैबलेट में खेलने के लिए दे देंगे, या फिर कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ जो उनको पसंद हो, फिर चाहे वो एक छोटी सी चॉकलेट ही क्यों ना हो। ये ट्रिक किड्स के मामले में 100% वर्क करती है। वैसे आप मदर्स कौन सा पैंतरा आजमाती हैं अपने बच्चों को वो खिलाने के लिए जो कि हेल्दी है लेकिन वो खाते नहीं हैं? हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी आपके कमेंट पड़ेगा ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चलिए, ये यमलीशियस मैंगो केक की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करती हूँ। 1 कप सूजी, आधा कप देसी खांड या फिर चीनी और 4 इलायची के दाने, ये सब चीज़ें मैंने ग्राइंड कर ली हैं बहुत अच्छे तरीके से और बाउल में अलग निकाल लिया है। और जो इलायची के छिलके हैं वो मैं फेंकूंगी नहीं, उन्हें चाय पत्ती के डब्बे में डाल के रख दूंगी। इससे चाय बनाते वक्त बहुत अच्छा फ्लेवर आता है चाय में। यहाँ दूसरी तरफ जो मखनी मशरूम बनने मैंने रखे थे वो भी मैं चेक कर रही हूँ। मशरूम्स को मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल में सौटे कर लिया है और दूसरी तरफ जो मखनी ग्रेवी बनाने के लिए मैंने रखी थी उसमें सारी चीज़ें गल गई हैं, तो इन्हें फटाफट से ठंडा करने के लिए मैं इसे पंखे के नीचे रख दूँगी। जो तेज पत्ता डाला था इसको हटा दूँगी, इसका अब काम नहीं है। केक बनाने के लिए मुझे 1 कप मैंगो प्यूरी चाहिए, इसलिए मैं मैंगो यहाँ पे काट के उसको मिक्सर ग्राइंडर जार में प्यूरी कर लूँगी। करीबन 3 पके हुए केसर आम मैंने लिए थे यहाँ पे और उससे मुझे पूरे 1 कप प्यूरी मिल गई है आम की। तो ये मैं एक बड़े से बोल में निकाल लूँगी जिसमें मैं अब केक का बैटर बनाने जा रही हूँ। इस आम की प्यूरी में मैं डाल दूँगी 3/4 कप दूध और अच्छे से मिक्स कर दूँगी। जब मिक्स हो जाएगा तो ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने पीसे थे, सूजी, इलायची और देसी खांड, वो इसके अंदर मिला दूँगी, अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इस बैटर को हम छोड़ देंगे रेस्ट होने के लिए, कम से कम नहीं तो 40 मिनट के लिए। यहाँ जो सब्ज़ी के लिए मसाला मैंने बनने रखा था वो भी ठंडा हो चुका था, तो इसे ग्राइंड कर रही हूँ मैं 2 बड़े चम्मच दही के साथ। क्योंकि मैं इसमें कोई भी मलाई या क्रीम नहीं डालूँगी, तो काजू और दही से अपने आप इस सब्ज़ी में क्रीमीनेस, वो मखनी टेस्ट रेस्टोरेंट वाला आ जाएगा। अब कढ़ाई में जब तेल गरम हो गया है तो मैंने इसमें डाले हैं सारे घर के बेसिक मसाले, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी नहीं डालेंगे और काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ज़रूर डालेंगे अच्छे रंग के लिए। इसको डालने से वो परफेक्ट ऑरेंज कलर रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी का हमें मिल जाएगा। 1 आध मिनट के लिए स्पाइसेस को सौटे कर लेंगे और जो मसाला हमने पीसा था प्याज टमाटर वाला, काजू वाला, वो इसमें डाल देंगे और इसे पकने देंगे। इन द मीन वाइल द रूल ऑफ माई किचन सेज क्लीन एज यू गो। मुझे बहुत गंदा लगता है अगर किचन सिंक हमेशा झूठे बर्तनों से भरा रहे तो लगे हाथ जितने भी साथ साथ बर्तन मैं धो सकती हूँ वो मैं साथ साथ लगे हाथ धोती चलती हूँ, ताकि किचन में भी फैलाव मुझे कहीं भी ना मिले। आई नो बहुत सारी लेडीज़ ऐसे सोचती हैं कि हम भी तो ऐसे ही करते हैं, आप नया क्या कर रही हैं। मैं जानती हूँ मैं कुछ नया नहीं कर रही और मैं ये भी मानती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग मुझसे अच्छे तरीके से, मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से सारे काम निपटाती होंगी। मैं सिर्फ अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस इस चैनल के थ्रू आपके साथ शेयर कर रही हूँ, किसी पे जजमेंट नहीं पास कर रही, किसी पे कमेंट नहीं पास कर रही हूँ। मुझे बहुत स्ट्रांगली दिल से लगता है कि हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे को मोटिवेट कर पाएँ और हर कोई अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। किसी को नीचा दिखा के ना कभी किसी का भला हुआ है ना ही आगे होगा। अगर हम एक दूसरे को अपलिफ्ट करेंगे और हौसला बढ़ाएंगे तो सबके लिए आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। एटलीस्ट अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते, किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते, तो कम से कम उनके लिए कुछ बुरा बोल के उन्हें डीमोटिवेट भी मत कीजिए। यहाँ केक को रेस्ट करते हुए 40 मिनट अप्रॉक्सीमेटली हो गया है, तो आपको मैं यहाँ पे बैटर की कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा पतला नहीं है, इनफैक्ट सेमी थिक है। अब मैं इसमें डाल दूँगी 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल। आप मेल्ट करके बटर भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। बटर भी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट देता है। बहुत अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लीजिए। और इसमें जाएगा 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा इसमें नहीं जाएगा।
इसके बाद सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। एडिशनल फ्लेवर के लिए मैं इसमें डालूँगी टूटी फ्रूटी, लेकिन टूटी फ्रूटी नीचे जाके केक में सिंक ना हो जाए, इसलिए इसे मैंने 1 चम्मच गेहूं के आटे के साथ कोट करके बैटर के अंदर मिक्स किया है। अब इसके बाद ओवर मिक्सिंग बिल्कुल नहीं करनी है, ये वैसे भी बेकिंग का एक बेसिक रूल है। अब इस बैटर को मैं डाल दूंगी बेकिंग डिश में। केक के बैटर के ऊपर भी मैंने थोड़ा सा टूटी फ्रूटी डाला है क्योंकि मेरे बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और बेक करने के लिए रखूँगी 180 डिग्री टेम्परेचर पे। इसको मुझे बेक करने में लगभग लग गए थे 35 मिनट, यानी कि 35 मिनट्स। एक बहुत कॉमन होम मेकिंग मिस्टेक बताऊं जो बहुत सारी लेडीज़ करती हैं, वो ये है कि हम सोचते हैं कि मेड्स जो हम हायर करती हैं घर पे काम करने के लिए, वो ठीक से काम नहीं करती, अल्टीमेटली हमें ही काम करना पड़ता है, तो हम मेड रखें ही क्यों। बट एक्चुअली इसे इस तरीके से सोचिए कि अगर रोज़ का झाड़ू पोछा बर्तन भी हम खुद ही करेंगे तो हमारा कितना टाइम ऐसे ही बेकार जा रहा है। इंस्टेड उसी टाइम को हम सही से यूटिलाइज़ करके अपने फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं, या फिर अपने लिए थोड़ा सा मी टाइम निकाल सकते हैं, या फिर अपने हेल्थ को वो टाइम दे के थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक करने के लिए जा सकते हैं, अपनी किसी हॉबी को डेवलप कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं उस टाइम में। इसलिए मेड्स को अपना सपोर्ट सिस्टम समझ के एटलीस्ट झाड़ू पोछे बर्तन के लिए तो ज़रूर रखिए। उसके बाद भी मैं डिनाई नहीं करती कि बहुत सारा काम हमें खुद भी करना होगा। मैं खुद भी, आप देख ही रहे हैं कि साथ साथ काफ़ी सारे बर्तन मांजती चलती हूँ। ऐसा करने से एक ढेर बर्तनों का सिर्फ मेड के लिए नहीं बचता, आफ्टर ऑल वो भी ह्यूमंस ही हैं। इसलिए एक दूसरे के साथ अगेन मैं फिर वही कहूँगी कि सपोर्ट करके एक दूसरे को चलिए, ताकि हम सब एक दूसरे को अपलिफ्ट कर पाएँ, ना कि नीचे गिरा पाएँ। बाय दिस टाइम लंच भी रेडी हो गया था। मखनी मशरूम की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि इसे एक बार ट्राई कीजिएगा, कभी गेस्ट्स भी आए हों तो ये वाली सब्ज़ी बनानी तो बनती है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इट्स वेरी वेरी सिंपल एंड ईजी टू मेक। बस उसके बाद मैंने और मेरे बेटे ने लंच एंजॉय किया, क्योंकि हम दोनों को ही बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग चुकी थी। और यहाँ मैं अपने बेटे को बोल रही हूँ कि जितनी जल्दी वो यहाँ पे खाना ख़त्म करेगा खुद से, उतनी ही जल्दी मैं उसे केक खाने को दूंगी आफ्टर हिज लंच। मेरी बेकिंग का लव कोविड टाइम्स में शुरू हुआ था, जब हम सब घर पे ही कुछ ना कुछ नया ट्राई कर रहे थे और खा रहे थे। उस समय ही मैंने बेकिंग बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर की, सीखी, और घर पे ही बच्चों के लिए मैं हेल्दी केक्स बनाने लग गई, क्योंकि मेरे बच्चों को केक्स वगैरह बहुत पसंद है, और हर बार उन्हें बाहर का मैदे वाला, चीनी वाला देना मुझे ठीक नहीं लगता था। इसलिए मैंने वहाँ से अपनी बेकिंग जर्नी शुरू की, और आज की डेट में मैं बहुत सारे केक्स बनाती हूँ, हेल्दी केक्स बनाती हूँ, और आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ। ये वाली रेसिपी भी फुल प्रूफ श्योर शॉट रेसिपी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसे एक बार ट्राई करके देखिएगा, आप सबके घर में सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, आई एम श्योर अबाउट इट। खाना वाना खाने के बाद, थोड़ा आराम करने के बाद, अराउंड 4 साढ़े 4 बजे मैं अब एक अपना लॉन्ग पेंडिंग टास्क कंप्लीट करने आ गई थी। बहुत लंबे टाइम से मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल सेट नहीं किया था, और ये काफ़ी ज़्यादा मेसी हो चुका था। तो आज टाइम था इसे ऑर्गेनाइज़ करने का, क्लीन करने का, रीसेट देने का। आप अगर इंस्टेंटली कोई भी चीज़ क्लीन करते चलें, ऑर्गेनाइज़ करते चलें, डीक्लटर करते चलें, तो उतना स्ट्रेस नहीं आता जितना कि उस जगह को ऑर्गेनाइज़ करने में आता है, जो कि बहुत टाइम से ओवरलुक हो चुकी है, और आपने बहुत टाइम से उस जगह पे ध्यान दिया ही ना हो। आज का कुछ दिन ऐसा ही था मेरे लिए।
जब मैंने ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया तो मैं यही सोच रही थी कि हाय राम, इसको पहले कर लिया होता, पहले मैंने क्यों नहीं किया इसे, जबकि ये बहुत ज़्यादा टीडियस टास्क नहीं था। नेवरदलेस आज मुहूर्त निकल ही आया इस जगह की क्लीनिंग का, इसलिए मैंने सबसे पहले सारी चीज़ें निकाल दी और अंदर से पूरा ड्रेसिंग टेबल जो है इसके हर सेक्शन की ठीक से सफाई कर ली, क्योंकि मुझे कभी कभी तो ये आश्चर्य होता है कि बंद कैबिनेट्स में धूल मिट्टी कहाँ से चली जाती है। इसके बाद वक्त था अब सबसे पहले चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का, क्योंकि नो डाउट बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स भी अंदर पड़े हुए थे जो कि एक्सपायर हो गए थे, या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि अब हम यूज़ में नहीं लेते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से सॉर्ट आउट करना था और इन सब को भी, सारी शीशियों को, पैकेट्स को ठीक से मुझे वाइप आउट करके डस्ट फ्री करना था। ऐसा कोई भी टास्क जो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है तो मैं प्रेफर करती हूँ कि आफ्टर लंच उसे करूँ, ताकि मुझे अच्छा खासा 2-3 घंटे का लगातार एट स्ट्रेच टाइम मिल जाए, ताकि जो काम मैं हाथ में ले रही हूँ उसे रोकना ना पड़े और वो काम मैं ख़त्म कर दूँ एक ही बार में। इवन जो नेल पॉलिशेस वगैरह थी या लिपस्टिक्स थी जो कि ख़राब हो गई थी, सूख गई थी, उन सबको भी अब मैं सॉर्ट आउट कर रही थी यहाँ पे आज। ये जो पिंक ऑर्गेनाइज़र आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसको मैंने डीमार्ट से परचेज़ किया था और शायद ये सेट ऑफ 2 में था। इसको मैं अच्छे से अंदर से क्लीन कर रही हूँ ताकि मैं इसमें सामान डाल के ठीक से चीज़ों को अरेंज कर पाऊँ। इसी के साथ ये वाले 4 ऑर्गेनाइज़र्स भी हैं। ये एक्चुअली मैं पहले यूज़ करती थी अपने बेटे के ड्रॉर में, कबर्ड में, जहाँ पे मैं उसके सॉक्स एंड अंडरगारमेंट्स अरेंज करके रखती थी। बट अब ये ऑर्गेनाइज़र्स उसके कबर्ड में यूज़ नहीं हो रहे हैं, इसलिए मैं इनमें चीज़ों को ठीक से अरेंज करके ड्रेसिंग टेबल में यूज़ करने वाली हूँ। इनमें क्योंकि सेक्शन बने हुए हैं तो बॉटल्स को, शीशियों को, नेल पॉलिशेस, लिपस्टिक्स, इन सब को रखने में आसानी रहेगी, चीज़ें इधर उधर गिरेंगी नहीं, तो होपफुली अगली बार तक मेस कम होगा और मुझे जल्दी जल्दी ऑर्गेनाइजेशन इस जगह का नहीं करना पड़ेगा। हर बार ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए नए नए ऑर्गेनाइजर्स बाज़ार से ख़रीदे जाएं ऐसा ज़रूरी नहीं है। घर पे ही पड़ी चीज़ों के साथ या फिर थोड़ा सा उन्हें रीशफल कर लेने के बाद, यानी कि कोई चीज़ अगर एक जगह अब यूज़ नहीं हो रही तो उसे दूसरी जगह आप यूज़ करके देखें। इस तरीके से भी चीज़ों को आप घर पे रीयूज़ करके बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ब्रोकन मग्स थे जो थोड़े बहुत जैसे चिप ऑफ हो गए थे, उनमें मैं कोम्स वगैरह रखती हूँ। कुछ प्लास्टिक के जार्स हैं जिसमें मैं रबर बैंड्स और क्लिप्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। हर चीज़ के लिए मैं एकदम रैंडम इम्पल्सिव बाइंग कभी नहीं करती हूँ। हेयर पैक या फेस पैक के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं मेरे पास, जैसे कि भृंगराज, शिकाकाई, आंवला पाउडर, हिबिस्कस पाउडर। इन सबको मैं एज इट इज़ उनके पैकेट्स में ही रख रही हूँ, उनको किसी शीशी में नहीं डाला है क्योंकि ये सारे ही पैकेट्स लेबल्ड हैं एंड इस तरीके से सेग्रीगेटेड रहते हैं। हेयर पिन्स, सेफ्टी पिन्स जैसी छोटी छोटी चीज़ें जो अक्सर मिलती नहीं हैं, उनको मैंने एक छोटे से कंटेनर में डाल के रख दिया है। और ये जो डेयरी मिल्क के कार्डबोर्ड के बॉक्सेस आप देख रहे हैं, इनमें मेरी बिंदीज़ पड़ी हुई हैं। वैसे तो इन कार्डबोर्ड बॉक्सेस में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और बिंदी के पैकेट्स जिस तरीके से मैंने इसमें रखे हैं, मुझे ढूंढने में वो आसानी भी रहती है, पर मैंने सोचा थोड़ा सा इनको कवर करके इनका लुक एनहांस कर देती हूँ। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पेपर बैग्स। बिग बास्केट, स्विगी, जोमेटो, इन सब के काफ़ी सारे हमारे पास पेपर बैग्स पड़े होते हैं। इनमें से ही एक मैं यूज़ कर रही हूँ। इन्हीं के कार्डबोर्ड के साइज़ का मैं काट लूँगी और इनके ऊपर चिपका दूँगी ताकि ये कवर हो जाए। आप वैसे तो इसके लिए कोई भी रैपिंग शीट या फिर वॉलपेपर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सस्ता और टिकाऊ जुगाड़ आजमाया है। और वैसे भी हमारे पास बहुत सारे पेपर बैग्स घर पे हो जाते हैं, तो उनको यूटिलाइज़ करने में क्या ही हर्ज है। और ये वाले डब्बे ऐसा भी नहीं है कि बाहर कहीं पे डिस्प्ले में है, अंदर कबर्ड के अंदर ही हैं, इसलिए सिर्फ इनका थोड़ा सा मेकओवर कर रही हूँ ताकि ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। किसी भी जगह को डीप क्लीन कर लेने के बाद, एकदम सही से ऑर्गेनाइज कर लेने के बाद, डीक्लटर कर लेने के बाद जो सुकून मिलता है वो अलग ही लेवल का होता है। एटलीस्ट मेरे साथ इस तरीके से ज़रूर होता है। और मेरी नज़र में ऑर्गेनाइजिंग एंड डीक्लटरिंग गो हैंड इन हैंड।
जब भी आप किसी भी जगह को ऑर्गेनाइज़ करें, उसी समय थोड़ा बहुत डिक्लटर ज़रूर कर लीजिए। आपको उस जगह से कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर मिल जाएगी जो आपके अब काम की नहीं है, या आप जिसे अब बिल्कुल भी बहुत टाइम से यूज़ नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन जब हम करते हैं तो घर हमेशा व्यवस्थित रहता है और हमें भी सुकून मिलता है। अगर आपके पास भी कुछ आइडियाज़ हैं कि किस बेटर वे में आप अपना ड्रेसिंग एरिया ऑर्गेनाइज़ करते हैं या डीक्लटर करते हैं, या कोई स्पेसिफिक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र मार्केट से परचेज़ किया हुआ यूज़ करते हैं, तो हमारे साथ ज़रूर नीचे कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। मेरे साथ साथ जो भी आपके कमेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये जानना काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आप मेरे विचारों के साथ सहमत हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं तो ये भी बताइएगा कि मैं किस तरीके से खुद को चेंज कर सकती हूँ इन अ पॉजिटिव वे, ताकि मैं भी अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँ। ऑन दैट नोट, मैं नीलिमा अब इस वीडियो से आप सबसे लेती हूँ अलविदा। जल्द ही अपने अगले वीडियो में आप सबके साथ मिलूंगी। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।